नेक्स्ट स्लाइड ये देखिए। अब ये एक लर्निंग प्लान जैसा है जो आप अपने चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। जब आप कंटेंट लेके जा रहे हैं बच्चों तक, अब ये बहुत ही क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड फेमस चीज जैसी हो गई कि सिर्फ लेक्चर या चॉक एंड टॉक डजंट वर्क। या आप क्लास में गए, आपने चॉक उठाया, एक लेक्चर दिया, तो जैसे इसमें दिया हुआ है कि लेक्चर से सिर्फ 5% रिटेंशन में वो हेल्प कर रहा है, लेकिन एक ये पूरा पिरामिड है। सबसे ज्यादा, सबसे नीचे अभी आजकल अलग अलग तरीके से बच्चों को कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाने की तरीके आ गए हैं। तो लेक्चर के बाद रीडिंग है, रीडिंग के बाद रीडिंग थोड़ी और हेल्प करता है रिटेंशन में। रीडिंग के अलावा ऑडियो विजुअल है, कोई कुछ बच्चे देख सुन के ज्यादा सीखते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन, ऐसे पिक्चर्स के अलावा अगर आप डेमोन्स्ट्रेशन कर पा रहे हो अपने यहाँ, जरूरी नहीं है हमेशा डेमोन्स्ट्रेशन कर पाओ, जैसा कि आप लोग कह रहे हो कि लिमिटेशंस हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर जहां जहां डेमोन्स्ट्रेशन आप कर पा रहे हो, तो फॉर एग्जाम्पल अगर लैब नहीं अवेलेबल है, लेकिन अगर आप एसिड बेस का रिएक्शन एक सिंपल जो हर अब एग्जीबिशन में रहता है, वो सिंपल वॉल्केनो बना के डेमोन्स्ट्रेट क्लास में कर पाओ, साबुन में एसिड डाल के, जस्ट सी की वो इरप्शन हो रहा है, तो दैट्स अ डेमोन्स्ट्रेशन एंड दैट विल कंक्रीट द लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड। डिस्कशंस आप कितने कर पा रहे हो, फिर प्रैक्टिस बाय डूइंग। आप हर बच्चा अगर वो चीज खुद कर पा रहा है तो 75% रिटेंशन होता है। और जो इमीडिएट यूज ऑफ लर्निंग, मतलब जो हम लोग बात कर रहे थे अपनी निजी जिंदगी में बच्चा कहाँ अप्लाई कर पा रहा है, तो अगर आप रिएक्शंस के बारे में बात करो और तुरंत अगर बच्चा उसको कनेक्ट कर पा रहा है अपने आसपास की हैपनिंग से, तो रिटेंशन 90% रहेगा। तो सोचो आप जो सिर्फ बोल के जा रहे हो, उसका रिटेंशन, उसका जो वो सिर्फ 5% हेल्प कर रहा है रिटेंशन में। लेकिन इफ द चाइल्ड इज डूइंग इट एंड द चाइल्ड इज एबल टू कनेक्ट इट विद अपने आसपास की चीजों से, तो उसका रिटेंशन ज्यादा है। तो ये एक पिरामिड जैसा है जहाँ पे सिर्फ आपका बोलना इज नॉट हेल्पिंग अ लॉट, बट इफ द चाइल्ड इज इन्वॉल्व तो उसका रिटेंशन ज्यादा है। तो आप जब अपना टीचिंग लर्निंग, अब आपने स्टेज 1 देख लिया कि ये एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज होगा बच्चे को, इस तरह से आप टेस्ट करोगे, तो आप किस तरह से डिलीवर करोगे अपने टॉपिक को। आप अपना सिर्फ बोल के डिलीवर करोगे कि आप कुछ मटेरियल भी लेके जाओगे। पहले तो लोग बनाते थे चार्ट्स, बीएड में हम लोग करते थे कि चार्ट्स बनाए, लेकिन अभी आजकल बहुत सारे तरीके हैं कि आप सिर्फ प्रेजेंटेशन दे पाओ। किस तरह से बच्चों तक वो प्रैक्टिकली आप लेके जा पाओगे, जहां जहां हेल्पफुल हो वहां वहां आप बच्चों को से खुद करवाओ, तो रिटेंशन ऑब्वियसली भी मोर। इसीलिए आप लोगों को भी असाइनमेंट दिया जाता है कि आप करते हो तो आपको याद रहता है कि वो चीज कैसे करनी है। होप दिस इज मेकिंग सेंस, कि आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए था। मैडम, मेरा जैसे अभी इस पॉइंट पे एक कहना और था, जैसे भी आपने बताया लर्निंग, रीडिंग, ऑडियो विजुअल, ये इसका रिटेंशन जितना समय बताया कि लेक्चर में 5% देता है, रीडिंग में इतना परसेंट, ये नो डाउट वो बिल्कुल एक्चुअल कंडीशन यही है। लेकिन इनको जब हम क्लास में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जिस प्रकार से हमने ये रिटेंशन की बात की, इसी प्रकार से टाइम ड्यूरेशन की बात भी आती है कि यदि हम लेक्चर देते हैं तो जो चीज़ हमको पढ़ानी होती है, जो लेक्चर में वो चीज़ कम समय में कवर हो जाती है, रीडिंग करवाएंगे तो ज़्यादा समय लेगा, ऑडियो विजुअल देगा तो यदि हम उसको वो यूज़ ऑफ लर्निंग वगैरह लेके चलेंगे तो शायद हो सकता है कि सिलेबस जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ देती है वो शायद कवर करने में भी हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ आ सकती है। तो इससे सिलेबस और सब कुछ को कंक्लूड करना, उसके लिए क्या करना है, ये थोड़ा सा आप और अच्छा बता सकते हैं हमको? आई टोटली अंडरस्टैंड तपन सर। आप शायद ये भी कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों के हाथ में कुछ एक सेट सिलेबस रहता है और आपको वो चीज डिलीवर करनी है, तो हर चीज हर समय नहीं यूज हो पाएगी। इज इट, यही आप कहना चाह रहे हैं? जी मैडम। तो हम एकदम समझ रहे हैं आपकी बात को, इसीलिए शायद ये रिफॉर्म भी हो रहा है, या ये
आप लोग की ट्रेनिंग्स हो रही है कि धीरे धीरे करके हम लोग चेंजेस लाएंगे। लेकिन क्या हम एक छोटा चेंज, तो हम सीधे ये नहीं बात कर रहे हैं कि आप अभी तक अगर लेक्चर ले रहे थे तो अब आप सीधे बॉटम ऑफ द नहीं पिरामिड नहीं, वो पहुंच। आपका बिल्कुल कहना सही है कि थोड़ा बहुत तो अपने आप में चेंज हाँ, लाना ही पड़ेगा, तो ताकि वो उससे। हर चेंज हर बार बहुत ही माइन्यूट भी हो सकता है कि अभी तक शायद मैं एज अ टीचर, इफ जूही मिश्रा वाज जस्ट टेकिंग लेक्चर्स, लेकिन अब मैं रीडिंग आर्टिकल्स देना शुरू कर दूं एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, तीसरी बार रीडिंग आर्टिकल को शायद स्किप कर दूं, लेकिन इस बार मैं लेक्चर भी दे रही हूँ, लेकिन एक एक क्लास में इफ आई कैन ब्रिंग सम ऑडियो विजुअल, तो बहुत ही माइन्यूट लेवल पे चेंजेस करने होंगे। तपन जी, हम भी कह रहे हैं कि मुझे भी पता है कि यू पीपल आर टू बिजी, यू हैव अ बिग करिकुलम टू कंप्लीट, लेकिन एक छोटा चेंज में भी वो 5 मिनट्स का इंक्लूजन होगा, लेकिन क्या वो चेंज, और वो आप भी देख पाओगे, गेज कर पाओगे कि यार ये चेंज लाने से क्या मेरी क्लास के इंटरेक्शन में, टीचर स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट में चेंज आया कि नहीं। और खैर ये तो आपको अपने बोर्ड के साथ, इसीलिए आपका बोर्ड भी ये ट्रेनिंग्स करवा रहा है, यू पीपल हैव टू वर्क टुगेदर टू ब्रिंग दैट शिफ्ट, वो धीरे धीरे ही आएगा। ये तो भी एक और स्लाइड थी शायद आज बिंदु जी ने शेयर की थी। ये एक बहुत ही अच्छी स्लाइड है, ये लर्निंग प्लान स्टेज 3 के लिए। और वेयर टू का मतलब, अगर आपको क्या समझ में आ रहा है अभी, अगर नीचे मैं ना भी जाऊं तो वेयर टू का मतलब क्या आपको लग रहा है? यदुवीर आप पूरा खोल सकते हो। वेयर टू का लिंग्विस्टिक जो एकदम शाब्दिक अर्थ आपको क्या समझ में आ रहा है? कोई भी वी आर हिस्सा। गोइंग व्हाई, हाउ टू हुक एंड होल्ड द इंटरेस्ट, हाउ अरे टू। नहीं नहीं तपन सर, रुकिए रुकिए रुकिए, अभी वो पढ़ने के बजाय वेयर टू का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेयर टू अगर अंग्रेजी में मुझे बोलना हो, वेयर टू, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? कहाँ हैं हम, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं हम, एग्जैक्टली। तो ये अगर हम वेयर टू याद करें, अब आप एक एक पढ़ के रीड करना शुरू करिए, और आपको आप बताइए कि ये वेयर टू का जो ये एक्रोनिम है, ये कितना सेट बैठता है यहाँ पे। नाउ ये रीड इट प्लीज। वे आर वी आर गोइंग वाई, वे हम कहाँ और क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। हाउ टू हुक एंड होल्ड द इंटरेस्ट, हमने हमारे जो उद्देश्य या जो हमारी इच्छाएं हैं, इंटरेस्ट जो, उनको हमने कहाँ रख दिया है, टांग दिया है। हाउ टू इक्विप स्टूडेंट फॉर एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, हम जो उम्मीद उन बच्चों स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को वो कर रहे हैं, उम्मीद लगा रहे हैं, तो उसके लिए हमने उनके लिए उनको बच्चों को क्या तैयार किया है, क्या इक्विपमेंट दिए हैं या क्या उसके लिए तैयार किया है। हाउ टू हेल्प स्टूडेंट रिथिंक एंड रिवाइज, हम बच्चों को किस प्रकार से हेल्प कर रहे हैं उनको कि वापस से वो पढ़ें और वापस से वो सोचें उस चीज़ के बारे में। हाउ विल स्टूडेंट्स एवेल्यूएट देयर लर्निंग, बच्चे अपने आप को कैसे एवेल्यूएट, कैसे मूल्यांकित करें कि वो क्या पढ़ रहे हैं, कैसे। हाउ टू टेलर लर्निंग टू डिफरेंट नीड्स, उनको क्या क्या पढ़ने के लिए वो क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उसकी आवश्यकताओं को निकालना। हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड सीक्वेंस लर्निंग, हम कैसे उस पढ़ाई को कैसे ऑर्गेनाइज करें और कैसे उसको क्रमबद्ध सूची में रखा जाए, उसको क्रमबद्ध किया जाए। तो एग्जैक्टली हम अगर अपने लर्निंग प्लान को, जो अभी हमारा तीसरा चरण है यूबीडी का, उसको ऐसे देखें, तो वेयर आर वी गोइंग, व्हाई। सो फॉर एग्जांपल अगर बहुत ही एक टॉपिक वाइज हम बात करें, तो अगर केमिकल रिएक्शंस इज द टॉपिक, सो व्हाई आर वी कवरिंग केमिकल रिएक्शंस, तो ये मेरे दिमाग में और बच्चों के लिए भी बहुत क्लियर होना चाहिए कि व्हाई आर दे, क्यों जो आजकल के समय में जोक्स चलते हैं कि tan थीटा cos थीटा हम कहाँ पढ़ रहे हैं, तो कभी बताया ही नहीं जाता है कि क्यों।
So where are we going? Why are we understanding या why are we learning chemical reactions? ये अगर हमारे लर्निंग प्लान में जो हम प्लान डिसाइड कर रहे हैं कि ये कंटेंट बच्चे को बताना है, अगर उसमें बहुत क्लियर होगा तो शायद जो नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ टू हुक एंड होल्ड द इंटरेस्ट, बच्चे का जो इंटरेस्ट है आप अपने कंटेंट से हुक और होल्ड कर पाओगे शुरू से ही। अगर हम दोनों को, टीचर और लर्नर दोनों को पता है कि व्हाई आर वी लर्निंग केमिकल रिएक्शंस एंड वेयर आर वी गोइंग टू टेक दिस लर्निंग। तीसरा है हाउ टू इक्विप स्टूडेंट्स फॉर एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंसेस। तो अगर हमने अपना जो एक्सपेक्टेड अंडरस्टैंडिंग, एक्सपेक्टेड जो स्टेज 1 में डिसाइड किया था, तो हम उसके लिए बच्चे को किस तरह से तैयार कर रहे हैं। तो जो लर्निंग प्लान, तो हम ऑडियो विजुअल्स दे रहे हैं बच्चे को कि हम बच्चे को खुद करवा के सिखा रहे हैं या ऑब्जर्व करवा रहे हैं, तो हम हाउ आर वी इक्विपिंग द चाइल्ड, हाउ टू हेल्प स्टूडेंट्स रीथिंक एंड रिवाइज। अब ये आज केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया है बच्चे ने, वो आगे आने वाले टॉपिक में कई बार आएगा, उसको ये ज्ञान यूज करना होगा। तो हम हर चरण पे उसको 10th में, 9th में, उसके एज अप्रोप्रिएट वे में हम एज टीचर कैसे एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि वो रीथिंक करे और रिवाइज करे। ये आपके लर्निंग प्लान में होना चाहिए कि इसका रिविजन होगा तो कैसे होगा। हाउ विल स्टूडेंट इवेलुएट देयर लर्निंग, आप भी इवेलुएट करोगे, बच्चे को कैसे पता चलेगा कि मैं ये सीख चुका हूँ। तो ऑब्वियसली मोर प्रैक्टिस, अगर बैलेंसिंग रिलेटेड रिएक्शंस है तो बच्चे के हाथ में भी 4 रिएक्शंस ऐसे होने चाहिए कि बच्चा इज आस्क्ड टू बैलेंस इट, एंड उसको भी पता चलेगा कि मुझे बैलेंसिंग आई है कि नहीं और कहाँ तक आई है। तो उसके डाइवर्स एग्जाम्पल्स, हम डाइवर्स क्वेश्चंस बच्चे के सामने बच्चा एक्सपोज करेंगे हम लोग एज टीचर्स, ताकि बच्चे को भी पता चले कि मुझे ये चीज आई है कि नहीं। हाउ टू टेलर लर्निंग टू डिफरेंट नीड्स। एक क्लास में 30 बच्चे हैं, कोई बच्चा सिर्फ सुन के सीखता है, कोई बच्चा देख समझ के सीखता है, कोई बच्चा करके सीखता है। तो हम कैसे अपने लर्निंग को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर रहे हैं कि हर नीड को हम लोग पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं। एंड हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड सीक्वेंस लर्निंग, हम जो लर्निंग है उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि जैसे चैप्टर्स दिए भी रहते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक उसका ऑर्गेनाइजेशन सही से हुआ है कि नहीं, और आपके कंटेंट का ऑर्गेनाइजेशन सही से हुआ है कि नहीं। आपने जो नोन था उस वहां से लेके अननोन तक बच्चे को सिखाना शुरू किया है कि सीधे एब्स्ट्रैक्ट से शुरू कर दिया आपने। उस तरह से अपना लर्निंग प्लान, जो टीचिंग लर्निंग प्लान है, आपने उसको उस तरह से प्रॉपरली डिजाइन किया है कि नहीं। तो दिस इज वेयर टू, हम दोनों मतलब एज टीचर एंड लर्नर हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम कैसे जा रहे हैं। ये उसका एक एक्रोनिम जैसा है। अगर हम हर बार हर टॉपिक को का कंटेंट डिसाइड करते हुए हम ध्यान देंगे, तो हम हमेशा हमारा जो लर्निंग प्लान रहेगा, हम उसमें मुझे पता रहेगा ये पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस किस तरीके के एग्जाम्पल्स लेके आने हैं कि हर तरह का बच्चा एंगेज रहे, किस किस तरह के एग्जाम्पल्स लेके आने, ताकि मुझे पता चले कि हमारा बच्चा किस लेवल पे है जब आप एविडेंस डिसाइड कर रहे हो अपना। तो ये सारी चीजें, ये अगर आप वेयर टू या जो अभी आपने पिरामिड देखा उसको ध्यान में रखेंगे, तो आप अपना लर्निंग प्लान ऐसा डिजाइन करेंगे कि आपका स्टेज 2 और स्टेज 1 जो था आप उनको मीट कर पाओ। सो दिस इज हाउ यूबीडी इज। स्टेज 1 में आप अपना लर्निंग प्लान डिसाइड करते हो कि आप क्या कंटेंट और कैसे पढ़ाने वाले हो। स्टेज 2 में आपका स्टेज 3 में आप लर्निंग प्लान रखते हो। तो अगर मैं वापस से रिवाइज करूं तो स्टेज 1 इज अबाउट डिजायर्ड रिजल्ट्स, जहाँ पे आप अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन नॉलेज के बारे में बात करते हो कि ये चीज बच्चा सीखेगा, करेगा, जानेगा। स्टेज 2 आप इस तरह से एविडेंस इकट्ठा करोगे कि बच्चे को कहाँ तक चीज समझ में आई है। आप उसके लिए रूब्रिक भी डिजाइन कर सकते हो, होलिस्टिक, एनालिटिक, या सिंपल वो प्रोजेक्ट बच्चा दे सकता है। और स्टेज 3 जो हुआ, उसमें आप अपना लर्निंग प्लान, आप कंटेंट कैसे डिलीवर करने वाले हो और क्या क्या डिलीवर करने वाले हो, वो चीज मेंशन रहती है। तो ये एक यूबीडी का फ्रेमवर्क है। इस तरह से अगर हम चलेंगे एज टीचर्स, तो शायद हम बच्चों से क्या एक्सपेक्टेशन है आफ्टर द एंड ऑफ दिस चैप्टर, वो हमारे और बच्चों दोनों के दिमाग में क्लियर रहेगा। और किस तरह से हम बच्चे तक ये कंटेंट लेके जाने वाले हैं, कि सिर्फ लेक्चर मेथड से लेके जाने वाले हैं। आपको लगेगा कि शायद ये तो सिर्फ मैं लेक्चर ही से बता सकता हूँ, ये
और कोई तरीका नहीं है बच्चे तक लेके जाने का, तो वहां पे आप डिसाइड कर पाओगे कि यहाँ पे आई एम गोइंग टू लेक्चर, यहाँ पे आई एम गोइंग टू इंक्लूड एक्सपेरिमेंट्स, यहाँ पे आई एम गोइंग टू इंक्लूड लैब विजिट्स। वो आपके दिमाग में बहुत क्लियर रहेगा ये पूरा स्ट्रक्चर देखने के बाद।